नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और ईरान के बीच जंग क्या अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में होगी? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के समुद्री रास्ते में बम बारूद और मिसाइलों के धमाकों की आवाज हम सुनेंगे? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी अमेरिका की तरफ से शुरू हो गई है। अमेरिका ने ऐलान किया था, भारतीय समय के अनुसार अगर देखें तो आज शाम 7:30 बजे तक अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला तो अमेरिका नाकेबंदी करेगा। और अब जो खबर आ रही है कि अमेरिकी नाकेबंदी लागू हो गई है। कुछ मिनट पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक ताजा बयान आया है। मैं चाहता हूं उस बयान को सुनिए और समझिए कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये पेचीदगी, जंग का ये माहौल ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी को कहां ले जा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान की नौसेना समुद्र में पूरी तरह तबाह हो चुकी है। उनके 158 जहाज हमने नष्ट कर दिए हैं। साथ में चेतावनी दी है कि अगर इनमें से कोई भी जहाज, बल्कि उसमें उन्होंने लिखा कि उनके कुछ छोटे फास्ट अटैक जहाजों को हमने निशाना नहीं बनाया क्योंकि वो हमें ज्यादा खतरा नहीं लगे। अगर इनमें से कोई भी जहाज हमारी नाकेबंदी यानी ब्लॉकेड के पास आया तो उसे तुरंत खत्म कर दिया जाएगा, जो और उनके लिए वही तरीका अपनाया जाएगा जो हम समुद्र में नावों पर ड्रग तस्करों के खिलाफ करते हैं। यह बहुत तेज और बेहद सख्त कार्रवाई होती है। इस तरह से एक तरह से सीधे सीधे चेतावनी दी है कि हमारा ब्लॉकेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लागू हो गया है। ईरान ने पहले ही कह दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ने अगर ब्लॉकेड किया तो एक्ट ऑफ वॉर होगा और यह सीज फायर का उल्लंघन होगा। स्क्रीन पर आप आईआरजीसी का बयान देख रहे हैं। और इस बीच यह भी हुआ कि चीन की तरफ से सख्त बयान आया क्योंकि ईरान से जो तेल का एक्सपोर्ट होता है उसका सबसे बड़ा इंपोर्टर चीन है। 80 से 90% ईरान का तेल चीन खरीदता है। हर रोज लगभग 13 से 14 लाख बैरल प्रतिदिन चीन को इंपोर्ट होता है ईरान से। चीन की तरफ से कहा गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान कंट्रोल करता है और हमारे लिए खुला है। लेकिन अब अमेरिका ने अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी लागू कर दी है तो ईरान क्या करेगा? ये तनातनी कहां जाएगी? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बहुत बार ट्रंप ने बहुत तरह से धमकी, चेतावनी, हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके देख लिए। इस्लामाबाद की बातचीत टूट गई, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पीछे हटने को, खोलने को, अपनी दावेदारी छोड़ने को ईरान तैयार नहीं हुआ। और जो जानकार बताते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वहां की भौगोलिक स्थितियों के मद्देनजर या ईरान की तैयारियों के मद्देनजर ईरान की बहुत मजबूत मौजूदगी है। तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या होने वाला है? और अगर अमेरिका ने नाकेबंदी लागू कर दी है, कहा जा रहा है उनके 1 दर्जन से ज्यादा युद्धपोत इस नाकेबंदी को लागू करने में जुटेंगे, तो उस नाकेबंदी का मतलब क्या है? क्योंकि खास तौर से अमेरिका का मकसद है ईरान के बंदरगाहों से, ईरान के पोर्ट से जो जहाज चलेंगे उन जहाजों की चेकिंग करना और उन जहाजों पर नाकेबंदी को लागू करना। हमारे साथ खास मेहमान हैं, कई बार हमारे यूट्यूब पर उनसे आप रूबरू हो चुके हैं, सैयद आकिब जैदी साहब। उनसे हम समझेंगे कि ईरान इस नाकेबंदी को कैसे देखता है और ये नाकेबंदी क्या 40 दिन तक जो जंग चली और जो सीज फायर के बाद थमी है, क्या ये नाकेबंदी इस लड़ाई को एक नए रास्ते की तरफ तो नहीं ले जा रही है? तो बहुत बहुत स्वागत है आकिब जैदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। और देखिए आज ये जंग जारी है। ये जंग जो बीच में 2-4 दिन के लिए रुकी थी, उधर हकीकत जंग रुकी नहीं थी, बस वो मिसाइल और गोलियों की जगह जो है वो बातचीत की शक्ल में वो जंग जारी रही। अब देखिए आगे क्या होता है। देखिए इस ईरान में इस धमकी को जिस निगाह से देखा जा रहा है वो इस तरह से कि एक चीज़ स्पष्ट है और एक चीज़ में सस्पेंस है। वो चीज़ जो स्पष्ट है कि अगर अमेरिका ने इस टाइप की किसी भी नाकाबंदी पर वाक़ईन अमल करने की कोशिश की, कोई नुकसान पहुँचाया, किसी पर हमला किया, किसी शिप को अपनी हिरासत में लिया वग़ैरह-वग़ैरह, तो जंग बड़े पैमाने पर शुरू होगी और अमेरिका की शिकस्त और ज़्यादा आगे बढ़ती जाएगी। यानी इसके बारे में ईरानियों को कम से कम कोई शक और शुबा नहीं है कि अगर कोशिश की गई तो परिणाम क्या होगा। हो सकता है इस बार ईरान अपने हमले को सीमित ना रखे सिर्फ पश्चिमी एशिया के इलाके में, बल्कि वो समझे कि अब वक्त आ गया है कि इसको आगे भी बढ़ाया जाए। तो ये एक बात। लेकिन वो चीज़ जो सस्पेंस के दायरे में भी है, वो ये कि क्या ट्रंप साहब
और उनकी सेना, उनकी वायुसेना वगैरह इस धमकी पर अमल करने की कोशिश करेंगे भी कि नहीं? क्योंकि जैसे आप सभी जानते हैं, दुनिया जानती है कि ट्रम्प साहब के बयानात का कोई भरोसा नहीं होता है। वो कुछ बोलते पहले हैं और फिर सोचते बाद में हैं और तो देखना है कि वो कोशिश करेंगे कि नहीं। अगर कोशिश होती है तो अमरीकियों की धूल चाटना, उनकी और मज़ीद पिटाई वगैरह ये सब चीज़ तय है और ईरानी हर सूरत में तैयार हैं, मुंतज़िर हैं कि ये जंग आगे बढ़े, जब तक कि वो लक्ष्य हासिल ना हो। क्योंकि देखिए ईरानी भी अपने मकसद तक अभी पहुँचे नहीं हैं। जो इस्लामी प्रतिरोध मोर्चा है, रेजिस्टेंस एक्सिस है, वो अपने असली हदफ तक नहीं पहुँचा है। इस जंग का उसका बेसिक हदफ ये है कि अमरीकी फ़ौजी वर्चस्व पूरी तरह से इस खित्ते से निकलना चाहिए। सारे फ़ौजी, सारे बेस, सारे रेडार, सारी शिप, एयरफ़ोर्स सब बोरिया-बिस्तर बाँध के यहाँ से पूरी ज़िल्लत के साथ हमेशा-हमेशा के लिए चले जाएँ। उसमें काफ़ी कामयाबी मिली है, लेकिन पूरी तरह से अभी कामयाबी नहीं मिली है। हो सकता है इसी बेवकूफ़ी के ज़रिए ट्रम्प साहब उस बची-कुची कामयाबी को हासिल करने के लिए भूमिका फराहम कर दें। ये बताइए ज़ैदी साहब, क्या करेंगे ट्रम्प? ये सही है कि उसको एंटिसिपेट करना और उसको एक्सपेक्ट करते हुए उसी लाइन पर सोचना वो बहुत नामुमकिन है। लेकिन जैसे ट्रम्प ने धमकी दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले उनके शब्द को अगर सेंटकॉम ने जो दोबारा इंडोर्स करते हुए बात की, उसमें दोनों में थोड़ा फेर-बदल भी था। ट्रम्प ने कहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, मैंने अपनी नौसेना को इंस्ट्रक्ट किया है कि इंटरनेशनल वाटर टेरिटरी में हर उस जहाज को रोका जाए जिसने ईरान को कोई टोल दिया है और उसे वो अवैध टोल होगा और उसे खुले समुद्र में सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन सेंटकॉम ने जो कहा उसमें कह दिया कि ओमान की खाड़ी में ईरान के सभी बंदरगाह शामिल होंगे, लेकिन उन जहाजों की आवाजाही में कोई ये नहीं रोकथाम होगी जो गैर ईरानी बंदरगाहों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर रहे हैं। मतलब साफ-साफ ईरान के किसी पोर्ट से, ईरान के कहीं एक्सपोर्ट सेंटर से आपने तेल लेकर आपने गुजरने की कोशिश की, तो आपको रोका जाएगा इस नाकेबंदी से। इसका मतलब ईरान के तेल एक्सपोर्ट पर, तेल के कारोबार पर अमेरिका नाकेबंदी करना चाहता है। हालांकि चीन की तीखी प्रतिक्रिया आई है। स्क्रीन पर चीन के विदेश मंत्री का हम बयान दिखा रहे हैं जिसपे उन्होंने कहा है, ऐतराज है क्योंकि चीन 80 से 90% चीन ईरान का तेल खरीदता है। तो पूरी कोशिश अमेरिका की होगी कि तेल के एक्सपोर्ट, तेल के कारोबार पर डेंट करें, क्योंकि ईरान तेल को ज्यादा कीमत पर, प्रीमियम कीमत पर और पहले से ज्यादा, सुनते हर रोज 1 से 1.5 लाख बैरल रोज ज्यादा तेल बेच रहा है। जी हाँ, बेशक उनकी ये ख़्वाहिश तो है कि वो जो चीज़ जंग के ज़रिए उनके हाथ से चली गई, उनके जंग से पहले क्या था? जंग से पहले ईरान पर सैंक्शन थे, अमेरिकन सैंक्शन थे, यानी फाइनेंशियल इकोनॉमिक सैंक्शन। अमेरिका ने मजबूर होकर अपना ही जो कहा जाता है, हमारे यहाँ कहावत है कि अपना ही थूक कर चाटना, वही उसको करना पड़ा और उसको खुद ही वो सैंक्शन हटाने पड़े। ज़्यादा मात्रा में ईरान तेल बेच रहा है, पूरे प्रीमियम प्राइस पर वो तेल बेच रहा है। ये सब जंग से पहले तो नहीं था, ये तो सब वो गिफ्ट और तोहफ़ा है जो अमेरिका ने इस पूरे खित्ते के लोगों को, ईरानियों को, दूसरों को दिया है इस जंग के ज़रिए। अब वो चीज़ जो उनकी बेवकूफ़ी के नतीजे में पैदा हुई है और जिसको उन्हीं ने जंग के ज़रिए ख़त्म करने की भी कोशिश किया कि ईरान को नीस्त-ओ-नाबूद करें वग़ैरह। एक तो बेवकूफ़ी की वजह से ये मुश्किल उन्हीं ने खड़ी की अपने लिए, उसको जंग से कंट्रोल करने की कोशिश की, वो नहीं हो पाई। सोचा इस्लामाबाद में वो किसी तरह से कोई अजीब-ओ-गरीब टैक्टिक्स इस्तेमाल करके शायद वहाँ हासिल कर लेंगे, वहाँ नहीं हो पाए। तो अब ये धमकियों की बात हो रही है। देखिए आगे क्या होता है अंजुम जी साहब, मैं भी मुंतज़िर हूँ, सभी मुंतज़िर हैं देखने के लिए कि ये इस खित्ते के मकामी लोग यानी नेटिव पॉपुलेशन, ये रेजिस्टेंस एक्सिस, ये जो इनकी जो साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई अब एक फैसलाकुन मोड़ तक पहुँची है, ये आगे कैसे बढ़ती है? सब मुंतज़िर हैं देखने के लिए। ट्रेंड तो कायम हो चुका है कि साम्राज्य हार रहा है, अमेरिका यहाँ से जा रहा है, पूरी तरह से नहीं गया है, लेकिन ट्रेंड कायम हो गया है। ऐसा ट्रेंड, मज़बूत ट्रेंड, ये आसानी से बदलता नहीं है ये ट्रेंड। तो ये ट्रेंड आगे कैसे जारी रहेगा? क्या मिसाल के तौर पर वो नेवी जिसका एब्राहम लिंकन दुम दबा के भाग चुका है इंडियन ओशन में, जिसका जेरल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूरोप के बंदरगाहों में जाके छुप गया है, वो नेवी वाक़ईन क्या इतनी बड़ी हिमाकत कर सकती है कि ईरान के मुकाबले में आए? अगर करेगी तो ज़ाहिर-सी बात है उसी किस्म का परिणाम भी उसको भुगतना और झेलना पड़ेगा। तो हम सब मुंतज़िर हैं देखने के लिए कि क्या मिसाल के तौर पर नेवी की जंग होती है या कोई और जंग होती है
या ये सिर्फ़ बातें हैं और फिर दोबारा से कहा जाएगा कि मैंने 1 हफ्ते की मोहलत और दे दी, ईरानी गिड़गिड़ा के मुझसे सॉरी कहने लगे। ये सारे ड्रामे हम पहले भी देख चुके हैं। मैं भी आपकी तरह, दुनिया वालों की तरह मुंतज़िर हूँ देखने के लिए कि ये ट्रेंड जो कायम हो चुका है, किस स्पीड के साथ और किन रास्तों से अपने मकसद तक पहुँचेगा। मकसद तय है अमरीकी फ़ौजी वर्चस्व का ख़ात्मा जो होने वाला है। क्या वो 1 महीने में होगा, 6 महीने में होगा, पता नहीं। किस रास्ते से होगा? नेवी में शिकस्त होगी, एयरफ़ोर्स में शिकस्त होगी, क्या होगा? अभी वो स्पष्ट नहीं है, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि क्या-क्या हिमाकतें अमरीकी साइड और इज़राइली साइड मत भूलें कि इसमें इज़राइल जो है पूरी तरह से शरीक है और जैसे दिन आगे गुज़रते जा रहे हैं, असली प्लेयर चाहे वो पर्दे के पीछे ही क्यों ना हो, इस्लामाबाद में भी इसकी निशानियाँ नज़र आएँ। असली प्लेयर जो है वो दिन-ब-दिन इज़राइली बल्कि वो ज़ायनिस्ट लॉबी जो इज़राइल में भी है, जो वाशिंगटन में भी है, वो ज़ायनिस्ट लॉबी कि जिसको ना अमेरिका के कोई फ़ायदे की पड़ी है, ना उसे देखा जाए तो इज़राइल के भी फ़ायदे की पड़ी है। वो एक खतरनाक लॉबी है, जो अपना फ़ायदा देखती है। फ़िलहाल इज़राइल को बचा के रखना उसके फ़ायदे में है, लेकिन मुमकिन है कि आज से चंद हफ्तों के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि इस इज़राइल को भी जो है, छोड़ दिया जाए, हमें अपना फ़ायदा और मफ़ाद देखना है। बड़ी खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय लॉबी है, जो आजकल जिसके लिए अच्छा-सा नाम मीडिया में आया है, एप्स्टीन गैंग। ये एप्स्टीन गैंग बुनियादी तौर पर है, जिसके सामने इस्लामिक रेजिस्टेंस एक्सिस इस तरह से डटकर मुकाबला कर रहा है। देखिए आगे इस मुकाबले में क्या होता है, रिज़ल्ट तय है, टाइमिंग और रास्ता तय नहीं है उस रिज़ल्ट का। इज़राइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का भी बयान आया है कुछ देर पहले, जिसमें उन्होंने कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो नाकेबंदी का जो फैसला किया है, ब्लॉकेड का, वो सही फैसला है, हम उसका समर्थन करते हैं और हम अमेरिका के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं। ये इंग्लिश में जो स्टेटमेंट है उसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूँ। इसका मतलब इज़राइल और अमेरिका ने इस ब्लॉकेड को एग्ज़ीक्यूट करने की कोई तैयारी की है। अब अंजाम क्या होगा उस पर आगे सवाल, लेकिन जैसे आज जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो कितने वारशिप वेस्ट एशिया में स्टेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी करने के लिए मौजूद हैं, उसमें 1 दर्जन वारशिप है, अमेरिकी वारशिप, और जहाज़ों की तो कोई गिनती नहीं है क्योंकि इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं बहुत। और ये सब कहा जा रहा है कि ये सब पोस्चरिंग की जा रही है ईरान को दबाने के लिए। ये भी सही है कि ऐसी धमकियाँ ईरान को बहुत दी। बैक टू द स्टोन एज, एक रात में खत्म कर देंगे, मैप से मिटा देंगे, इस सभ्यता को खत्म कर देंगे, सारी धमकियां देते रहे, शायद इससे ईरान झुक जाए, शायद इससे ईरान मान जाए। फाइनली इस्लामाबाद में भी पहुंचे कि शायद अब ईरान, उस इस्लामाबाद की मीटिंग के पहले भी वहां से उन्होंने कहा कि ईरानी इसीलिए जिंदा हैं ताकि बातचीत कर सके। लगा कि शायद इस धमकी से डरकर ईरानी निगोशिएट कर लें या उनके उनकी कंडीशन को मान लें, लेकिन ईरानी ने मानी नहीं बात, ईरान के लोगों ने या उनकी लीडरशिप ने। तो अब ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर आने की बात है। आप इसको धमकी मान रहे हैं या कुछ बता सकते हैं कि ईरान ने इन धमकियों के मद्देनजर कुछ ऐसी खास तैयारी की है? क्योंकि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिससे पता चल रहा है कि ईरानी जो वहां की नेवी है वो किस तरह से चेतावनी दे रही है कि कोई अगर वारशिप वहां से गुजर रहा है तो जो टैंकर हैं या छोटे जहाज हैं उनको वार्न किया जा रहा है कि अगर कोई वारशिप आपको दिखती है तो आप उससे 10 किलोमीटर दूर रहें क्योंकि हम उसको टारगेट कर सकते हैं। एक ऑडियो भी घूम रहा है। जी हाँ, ये जो ऑडियो घूम रहा है और यहाँ पर ईरानी मीडिया में ही वो रिलीज़ हुआ था। ये दिलचस्प बात ये है कि इस्लामाबाद में जब गुफ्तगू चल रही थी, उस ज़माने के दौरान एक अमरीकी वॉरशिप ने कोशिश की थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ बढ़ने की। ये फुजैरा पोर्ट जो यूएई का पोर्ट है, वहाँ पर थी। वहाँ से फिर उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, ईरानियों ने उसको आइडेंटिफ़ाई किया और क्योंकि गुफ्तगू चल रही थी, डायरेक्ट उसको हिट नहीं किया। बल्कि उसको वार्निंग दी और आस-पास की शिप्स को वार्निंग दे दी कि देखो अगर ये नहीं लौटेगा हम इसको उड़ा देंगे, तुम लोग दूर हो जाओ। ये उस ज़माने का वीडियो है। तो कोई नई तैयारी ईरान को करने की ज़रूरत नहीं है। ईरान पूरी तरह से सक्षम है, पूरी तरह से तैयार है। ईरान इस मुकाबले को आगे बढ़ाने के लिए पूरा मज़बूत इरादा रखता है जब तक कि उसका हदफ और मकसद हासिल नहीं होता है। यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूँ, इस बात को ऐड कर दूँ कि अमेरिका के लिए देखिए इस वक़्त एक बहुत बड़ी मुश्किल है अजीत जी, वो ये है कि अमेरिका का अगर हम इतिहास देखें, ज़्यादा इतिहास तो है नहीं उसका लेकिन अगर पूरा इतिहास देख लें, ख़ास तौर पर पिछले 80 साल में वो जब उसको कहा गया कि वो सुपर पावर है पहले 2 सुपर पावर थे, उसके बाद 1 सुपर पावर कहा गया दुनिया में। इस पूरे इतिहास में मैं ज़िम्मेदारी से मैं आपके दर्शकों से कहूँगा जाकर एक मिसाल ढूँढ कर निकाल दें कि अमेरिका ने किसी भी मज़बूत शत्रु से डायरेक्ट मुकाबला किया हो। एक मिसाल नहीं मिलेगी हमें। यूएसएसआर से कोल्ड वॉर थी तकरीबन 45 साल तक।
बहुत ही मजबूत था यूएसएसआर, लेकिन डायरेक्ट हुँ, मुकाबला तो कहीं भी इनका नहीं हो सका ना, हमेशा प्रॉक्सी हुँ, बीच में उनके दोनों की तरफ से प्रॉक्सी थे। तो अमेरिका को कोई तजुर्बा ही नहीं है, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है कि किसी मजबूत दुश्मन से जब मुकाबला करते हैं तो किस तरह मुँह की खानी पड़ती है। प्रोपेगेंडा करना जो है वो एक ताकत होती है। अमेरिका में ये प्रोपेगेंडा जो है की क्षमता और ताकत बहुत है। लेकिन प्रोपेगेंडा कब नुकसानदेह हो जाता है जब इंसान खुद अपने प्रोपेगेंडा पर ईमान ले आता है। इन लोग अपने प्रोपेगेंडा पर ईमान ले आए कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमारी फ़ौज बहुत ताकतवर है। क्योंकि हमारा बजट इतना बड़ा है मिलिट्री का, समझे कि ज़्यादा पैसा खर्च करना यानी ज़्यादा ताकत। लेकिन पता चल रहा है कि इतना ईज़ी नहीं है। पहली बार एक ताकतवर शत्रु से डायरेक्ट मुकाबला हुआ है। जो सिर्फ़ ईमान और शहादत और ये सब ताकत नहीं रखता, वो तो रखता है इनके पास इनको तो पता भी नहीं उसकी स्पेलिंग क्या होती है ये सब चीज़ों की। लेकिन वो चीज़ें जो ये थोड़ी बहुत समझते हैं, यानी फ़ौज, फ़ौजी असलहा वग़ैरह, उसमें भी बहुत ताकतवर है। मैं यहाँ पर बस जो है मैं कहना चाहता हूँ जो कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, हमारे भारत में भी कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भई इस जंग में पता है क्या हुआ है? अमेरिका आया 20th सेंचुरी की टेक्नोलॉजी को लेकर, एयरक्राफ्ट कैरियर से डराने आया। भई एयरक्राफ्ट कैरियर ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया को डराया जाता था। अब तो एयरक्राफ्ट कैरियर जितना बड़ा है और जितना नज़दीक आया, उतना बड़ा आपने दुश्मन को निशाना और टारगेट प्रोवाइड कर दिया कि उसके ऊपर मिसाइल और ड्रोन बरसाए जाएँ। हुँ। 20th सेंचुरी की टेक्नोलॉजी लेकर उस देश का, उस महाज़ का प्रतिरोध मोर्चे का मुकाबला करने आया जो 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी के तहत और स्ट्रैटेजी के तहत तैयार है, जिसका बेसिक फ़ोकस एयर फ़ोर्स और नेवी और ये पुरानी चीज़ों पर नहीं है, बल्कि मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी पर है। पब्लिक सपोर्ट प को बिल्ड करने पर है। ये 21st सेंचुरी की टेक्निक्स बताई जाती हैं एक्सपर्ट्स। तो उसको क्योंकि तजुर्बा नहीं है, इस वक़्त वो बौखलाहट का भी शिकार है अजीत जी। कोई तजुर्बा नहीं है, कैसे बात की जाती है, कैसे घुटने टेके जाते हैं, कैसे हकीकत को तस्लीम किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, एडॉप्ट किया जाता है कि भाई हम हार गए, चुपचाप निकल जाओ, इसी में भलाई है। इसके लिए इंसान को थोड़ी बुद्धि चाहिए, थोड़ा तजुर्बा चाहिए। जहाँ पर ट्रम्प है और ट्रम्प के नातजुर्बेकार ये एमेच्योर किस्म के जो उसने सलाहकार अपने इर्द-गिर्द जमा किए, खुद भी कैसा है वो तो ख़ैर जितना कम कहा जाए, वो अच्छा बेहतर मैं है। आप हाँ, सॉरी। हुँ, सॉरी जी, एक तो चीज़ ऐसे जानकारी सिर्फ़ बीच में करना चाहता हूँ, उसके बाद आप बत कंटिन्यू रखिए। अ, बताइए, अल बताइए। जज़ीरा के हवाले से खबर आ रही है कि अमेरिका का ब्लॉकेड शुरू हो गया है। अब वो ब्लॉकेड शुरू से क्या मतलब है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो वो संकरा सा पैसेज है 160 किलोमीटर का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, वहाँ से कितनी दूर है, कहाँ है, वो जैसे-जैसे जानकारी आएगी, वो पता चलेगा लेकिन फ़िलहाल इस ब्लॉकेड शुरू हो गया है, ये अल जज़ीरा ने खबर ठीक है, देखेंगे आगे क्या होता है। तो मतलब वो ये बड़ी यही करेंगे मुश्किल जो जहाज गुजरेगा उसको चेक करेंगे, चेकिंग करेंगे और क्या चेकिंग करेंगे? करेंगे तो उससे क्या निकलेगा पता नहीं गॉड नोज़ अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। देखिए क्या होता है, बस ये एक वाक़ईन एक अरे अगर वा अजीत जी वाक़ईन अगर इसमें इतनी जानें नहीं गई जा रही होती, इतने बच्चे नहीं मारे जा रहे होते, इतनी शहादतें इतनी बड़ी-बड़ी अज़ीम शख्सियतों की नहीं हो रही होती, तो वाक़ईन ये एक कॉमेडी शो होता। वो शो जो अमेरिका और इज़राइल चला रहे हैं, वो कॉमेडी शो है, लेकिन क्या करें कि इसमें हँसने का मौका नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें जो अत्याचार और ज़ुल्म भी साथ में हो रहा है। लेकिन अब वो अत्याचार और ज़ुल्म खत्म होने के नज़दीक है, आपके व्यूअर्स भी जानते हैं वही लैंसेट वो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल मशहूर ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट दुनिया के सामने सिर्फ 50 साल में 1971 से लेकर 2021 के इस दौर में सिर्फ सैंक्शंस ने अमेरिकन और वेस्टर्न यूरोपियन सैंक्शंस ने 3 करोड़ 80 लाख बेगुनाह इंसानों को मौत के घाट उतारा है। सिर्फ सैंक्शंस ने, उनकी उनके जेनोसाइड और उनके वो सारी चीज़ें अपनी जगह। ऐसा निज़ाम और ये सिस्टम, ये आखिरकार लग रहा है कि इसकी कमर टूटने वाली है। देखिए, वियतनाम में भी ये हार चुके हैं, अफ़गानिस्तान में भी हार चुके हैं, इराक में भी हार चुके हैं। लेकिन वो सारी जो इनकी हार थी, उसने दुनिया के निज़ाम को नहीं बदला। वो हार को ये एब्ज़ॉर्ब कर सके और फिर भी ये सुपर पावर रहे। वो बैलेंस ऑफ पावर चेंज नहीं हुआ। लेकिन ये जो हार हो रही है और अभी पूरी नहीं हुई है, होने जा रही है, ये हार ये दुनिया के मंज़रनामे को पूरे स्क्रीन प्ले को ये चेंज करने जा रहा है और सब ये महसूस कर रहे हैं सब ये महसूस कर रहे हैं। कोई कहता है चौथा सुपर पावर आ रहा है, कोई कह रहा है ऐसा ये सब अपने-अपने अलग-अलग टर्म्स हैं। हकीकत तो ये है कि दुनिया बदलने जा रही है उस तरह से जो कभी नहीं बदली। शायद पिछली बार जो ये बदली थी, थोड़ी बहुत इस तरह से वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की तब्दीलियाँ हैं। उस लेवल की तब्दीली हम इस वक़्त अपनी ज़िंदगी में अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं। और ये जो दुनिया अब इसके बाद आने वाली है, मुझे पता नहीं सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की दुनिया वो बेहतर थी पहले की दुनिया से नहीं, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये जो दुनिया इस वक़्त बनने जा रही है और बनना शुरू हो गई है, ये यकीनन दुनिया के अक्सरियत के लिए, हत्ता अमेरिका की जनता के लिए ये बेहतर दुनिया है।
अगर ये बुरी दुनिया होने वाली है, तो ये एप्स्टीन गैंग और उनके साथियों के लिए। तो देखिए आगे ये किस तरह से ये कॉन्टेस्ट आगे बढ़ता है। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका का जो गुमान और गुरूर था सुपर पावर होने का, और जिस गुरूर और गुमान के साथ अमेरिका ने ये जंग शुरू की और पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर समेत 40 लोगों को मार दिया, और उसके बाद उन्हें अंदाजा रहा होगा कि 2 से 4 दिन में रिजीम चेंज और सब कुछ वो होगा जैसा कि वो चाहते होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि 40 दिन तक चली जंग में अमेरिका को नाको चने चबाने पड़े और बातचीत के टेबल पर आना भी पड़ा और बेआबरू होकर लौटना भी पड़ा। ईरान अपनी शर्तों पर टिका रहा और इसलिए अब वो एक तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जहां कहा जा रहा था कि ट्रंप की गर्दन फंसी है, अब वो ट्रंप स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ही ईरान को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितनी अमेरिकी अखबारों के हवाले से खबरें मैंने 40 दिनों में पढ़ी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की चाहे भौगोलिक स्थिति हो, जियोग्राफिकल सिचुएशन हो या जो भी हो, उसमें ईरान की बहुत हद तक सुप्रीमेसी है। तो आसान नहीं है, लेकिन अगर ये वहां अमेरिका उस तरह से ब्लॉकेड करता है, तो इसका नतीजा क्या हो सकता है? नतीजा ये हो सकता है कि अलग-अलग जगहों पर, जैसे आईआरजीसी के हवाले से खबरें देख रहा हूं मैं, ईरानी मीडिया के हवाले से, कि फिर वेस्ट एशिया में जो बाकी पोर्ट हैं, वो भी सेफ नहीं रहेंगे। तो एक तरह से ये जंग अब समंदर में होने लगेगी फिर, अगर ऐसी स्थिति हुई तो? देखिए ये जो जंग किस रुख को लेती है, ये ईरान और रेजिस्टेंस तय करेगा। खुद मुझे नहीं लगता, अगर आप मुझसे पूछें अब तक की जो मैंने देखी है स्ट्रैटेजीज़, ये 40 दिन में हो या इससे पहले भी मैंने जब भी देखता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि ईरान इस इलाके में पोर्ट्स को बड़े पैमाने पर डैमेज करेगा। वो कई बार मैंने इस सिलसिले में कहा है, अभी जो वो ईरान ने जो अमरीकी बेसेस को पूरी तरह डैमेज नहीं किया है, वो अपने ही इलाके के पोर्ट्स को क्यों डैमेज करेगा? ईरान इस जंग को लड़ रहा है इसलिए कि अमेरिका यहाँ से चला जाए ताकि लोग यहाँ से सुकून में रह सकें। तो मिनिमम डैमेज वो करता है, इतनी बस डैमेज करता है कि अमेरिका सबक सीखे या अमेरिका के जो यहाँ गुलामी कर रहे हैं, वो उनके होश ठिकाने लग जाए। बर्बादी करने के हदफ से ये जंग नहीं होती है। तो अगर बर्बादी होगी, तो इस खित्ते में अगर होगी, तो वो अमेरिका-इसराइल की तरफ से होगी क्योंकि उनकी पॉलिसी है। ईरान बर्बादी करने में ईमान ही नहीं रखता क्योंकि उसको रिज़ल्ट चाहिए, उसको बर्बादी नहीं चाहिए और उसको रिज़ल्ट बेहतर मिलता है लिमिटेड डैमेज करके, सामने वाले को सबक सिखाकर। तो हम आगे भी शायद यही देखेंगे। लेकिन इस वक़्त मैं ये कहना चाहता हूँ आपके दर्शकों से अजित जी कि अमेरिका और इसराइल पहले से ज़्यादा खतरनाक हो रहे हैं। मैं ये क्यों कहना चाहता हूँ? देखिए, वो खतरनाक पहले से थे, खूंखार और दरिंदे पहले से थे, उनकी उनके कैरेक्टर, उनके मैं फिर कहूँगा अमेरिका की जनता के बारे में नहीं कह रहा हूँ, उनके जो रूलर्स हैं, उनका कैरेक्टर, उनका उनका चरित्र ही यही है, इसी नोयत का है। लेकिन जैसे-जैसे वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, वो और ज़्यादा खतरनाक हो रहे हैं और ये एक ट्रांज़िशनल पीरियड है जिसमें वो पैनिक की शक्ल में आ रहे हैं। उनके आपसी अंदर का जो यूनिटी और इत्तेहाद है, वो भी टूट रहा है। एक एक वजह जो बहुत लोग एनालाइज़ कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में अमेरिका ने इस किस्म की अजीब-ओ-गरीब डिमांड्स अचानक क्यों सामने रखे? कह रहे हैं कि एक तो इसके अलावा कि इसराइल पीछे से तार इसराइल के हाथ में थे, ये आपस में जो झगड़े हैं इनके कि स्टीव विटकॉफ और कुशनर ये एक कैंप के हैं, जेडी वैंस एक दूसरे ख़ेमे के, इनके आपस के इख्तिलाफ़ात और ये सारे पॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी हैं। ये सारी जैसे नहीं, इनकी मैं नहीं कमज़ोरी जानता उस खबर में क्या दम है, लेकिन एक खबर छपी तमाम देशों की वेबसाइट में कि बातचीत हो रही थी, उसी बीच नेतन्याहू के कॉल आया जेडी वैंस के उस पे, और उसके बाद वो बातचीत खत्म हुई। गॉड नोज़ हुआ क्या, लेकिन ज़ाहिर है कुछ इस तरह की बातें ज़रूर हो रही है। हाँ, बिल्कुल ये तो ज़ाहिर-सी बात है इस खबर की पुष्टि जब तक कोई ऑफ़िशियल सोर्स से नहीं होती मैं भी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये ऐसा होना मुमकिन है और ऐसा हो सकता है ये तो पूरी दुनिया जानता है। दुनिया जानती जानती है कि हर अमेरिकी पॉलिटिशियन जब इज़राइल से कनेक्टेड किसी टॉपिक में दाखिल होता है तो उसको सोचना पड़ता है कि मेरा करियर बाकी रहेगा कि नहीं? उसको ये भी मुझे लगता है हत्ता मुमकिन है जेडी वैंस ने ये भी सोचा हो कि कल मुझे जिस प्लेन में बैठकर वापस वाशिंगटन जाना है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा इसका कोई इस प्लेन के साथ कोई घटना पेश आ जाएगी और पता चला फिर वॉशिंगटन में मेरी फ़ोटो दीवारों पर लगी हुई है माला के साथ। ये सारी बातें सोचनी पड़ती हैं अमेरिकन पॉलिटिशियंस को और ये कंसिडरेशंस ये और सीरियस होते जा रहे हैं। तो इसलिए इस वक़्त जितना वो कमज़ोर होता जा रहा है ये मोर्चा, ये अमरीकी-इज़राइली ज़ायनिस्ट एप्स्टीन गैंग ये मोर्चा, ये फ़िलहाल और अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस होता जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीत सकता है या वो अपने जीत के नज़दीक, वो वही उसकी नाबूदी और उसकी हार
तमाम हालात और एनालिसिस बता रहे हैं वो इनएविटेबल है, उससे कोई गुरेज़ और फरार नहीं है। हाँ, लेकिन मुमकिन है कि वहाँ तक उसको पहुँचाने में वो मज़लूमों को और नुकसान पहुँचे और एक बड़ा चैलेंज जो अब इस फाइनल फ़ेज़ में जैसे बढ़ रही है जंग, एक बड़ा चैलेंज जो ईरान के सामने है और ईरान के ज़िम्मेदार इसको अच्छी तरह समझते हैं, जो रेज़िस्टेंस एक्सिस के सामने है, वो ये है कि कैसे उस मंज़िल तक अमेरिका को पहुँचाया जाए, बगैर इसके कि उसको कोई बहाना मिले कि वो बहुत बड़े-बड़े किस्म के वॉर क्राइम्स करे। ये एक नाज़ुक फ़ेज़ में अब ये लड़ाई बढ़ती जा रही है और इसमें बहुत अक्लमंदी की ज़रूरत है और तमाम दर्शकों से ये गुज़ारिश है कि उनकी शुभकामनाएँ और उनकी दुआएँ तो वैसे भी मज़लूमों के साथ हैं ही और ज़्यादा दुआ करें इस आखिरी घड़ी में कि उस आखिरी मंज़िल तक इसको पहुँचाया जा सके और मज़लूमों की जीत हो और जो ज़ालिम इस इलाके में हैं, उनका फाइनल इजेक्शन यहाँ से और रवानगी यहाँ से हो जाए। एक बात बताइए, जैसे तमाम तरह का जो एनालिसिस हो रहा है उसमें एक बड़ा फैक्टर चाइना का है। चूंकि ईरान से सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर चीन है और 80 to 90% चीन तेल खरीदता है। खार्ग आइलैंड्स से भी सबसे अधिक तेल इंपोर्ट करता है चीन। तो रास्ते चीन के भी बंद होंगे इस नाकेबंदी से, क्योंकि अमेरिका ने यही कहा कि भाई जो ईरान के पोर्ट से जो तेल टैंकर जाएंगे उनकी चेकिंग होगी। चीन की तरफ से बयान आ गया, विदेश मंत्री की तरफ से कहा, रक्षा मंत्री की तरफ से, कि हम ईरान के साथ व्यापार और ऊर्जा संबंधी समझौते हैं, हम उन समझौतों का सम्मान और पालन करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारे मामले में दूसरे दखल न दे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान कंट्रोल करता है और हमारे लिए खुला है। और जाहिर है ईरान ने चीन और फ्रेंडली कंट्रीज के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने का सेफ पैसेज भी दे रखा है। तो लगता है कि लड़ाई में अमेरिका अब फंसेगा जब चीन का भी इसमें इंटरेस्ट इंगेज होता है, और ये ईरान के लिए एक बेहतर पोजीशन है। जी, देखिए चीन जो है इनडायरेक्टली जो है वो ज़ाहिर-सी बात है वो इस जंग से जैसे पूरी दुनिया जो है वो मुतासिर है, वो चीन भी इससे मुतासिर है बल्कि चीन इसको अपने फ़ायदे में जंग को देख रहा है और शुरू से डिप्लोमैटिक अंदाज़ में उसने अपने स्टेटमेंट्स देकर या चाहे सिक्योरिटी काउंसिल में उस रेज़ोल्यूशन को वीटो करके बहुत ही स्पष्ट तौर पर बहरीन के कहा बिल्कुल, बिल्कुल, उसको वीटो करके या हर मौके पर उसने कहा भई हम उस साइड का को फ़ेवर कर रहे हैं जो जिसने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं किया है। वो तो ईरान है ना, उल्लंघन तो सारे श पहले दिन से जो है अमेरिका, इसराइल ने किया है। तो इस तरह से उसने अपने डिप्लोमैटिक सपोर्ट को बहुत ज़बरदस्त बाकी रखा है और उसका इंटरेस्ट है कि जिस तरह इस जंग के ज़रिए अमेरिका की कमर टूट रही है, वो ज़ाहिर-सी बात है वो चीन के फ़ायदे में, वो रूस के फ़ायदे में, वो हर उस देश के फ़ायदे में जो चाहता है कि अमेरिका की दादागिरी दुनिया में खत्म हो। तो उसमें तो कोई शक और शुबा नहीं है। लेकिन जैसे कि बाज़ लोगों को शक होता है कि चीन इसमें असलहा भेज रहा है, फ़ौज भेज रहा है वगैरह ऐसी बात कोई है नहीं, कोई सबूत कभी ठोस सबूत इस सिलसिले में मिला नहीं है। वो इंटरेस्टेड पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मिसाल के तौर पर हाँ, एक माई-बाप खबर आई पहचान थी का 2 दिन सिलसिला पहले अमेरिकी अखबारों के हवाले से, वॉल स्ट्रीट, एनवाईटी के हवाले से, कि चाइना ने ईरान के लिए बहुत तरह के एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई की अप्रूवल दिया है और उस पर रिएक्ट भी किया ट्रंप ने परसों। तो चीन हाँ, बैकएंड से मदद कर रहा है रसिया को लेकर, ये लगातार खबर आ रही है। हाँ, देखिए ब बै पीछे इनके ताल्लुकात हैं, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, लेकिन ताल्लुकात किस नौइयत के हैं, किस कैरेक्टर के हैं, किस नेचर के हैं, इस पे कोई गलतफ़हमी नहीं होना चाहिए। कभी-कभी ये होता है, ये सोचा जाता है कि भई ईरान तो एक छोटा-सा देश है, एक मुस्लिम देश है, ये कैसे लड़ सकता है? यकीनन पीछे से रशिया और चाइना ही इसको सब कुछ देते हैं और इसीलिए वो लड़ पा रहा है। लेकिन मेरे ख़्याल में ये गलतफ़हमी जो जंग के शुरू के दिनों में थी, अब वो पूरी हो गई है कि ऐसा नहीं है। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो असलहा हो, चाहे वो इंटेलिजेंस हो और ईमान, इरादा, मज़बूती ये सारी चीज़ें बुनियादी तौर पर ईरान की हैं। हाँ, थोड़ा बहुत 2-4% कहीं पर मदद हो सकती है, जिस तरह ईरान भी मदद करता है। अब दुनिया ने देखा कि ईरान असलहा बेचता है रशिया को, वो असलहा जो रशिया के पास नहीं है। तो एक बराबरी का रिश्ता इन देशों के दरमियान पाया जाता है और यहाँ पर ईरान बुनियादी तौर पर लड़ रहा है। चीन के ताल्लुक से मैं खबर ज़िक्र कर दूँ, आपकी नज़रों से गुज़री होगी यकीनन कि अभी एक बहुत बड़ी खबर आई कि ताइवान के जो मेन ऑपोज़िशन लीडर हैं, वो चीन के 7 दिन के दौरे पर गई हैं और ये उस इलाके में एक सियासी ज़लज़ला है। और ये मेरा अंदाज़ा है, ये ईरान और ये अमेरिका की जंग या इस्लामी प्रतिरोध मोर्चा और एप्स्टीन गैंग के दरमियान की ये जंग है, जिसने माहौल चेंज किया है। वहाँ से फ़ौजी अमेरिका ने मँगाए हैं इस तरफ, वहाँ की थार्ड मिसाइल सिस्टम, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम वहाँ से उखाड़ कर यहाँ बुलाए हैं।
तो ताइवान से जो निकाल के यहाँ सामान आया, साउथ कोरिया, जापान से उठा के यहाँ आया, तो वो सब सोच रहे हैं कि भाई आपने हमारी रक्षा के लिए ये सब यहाँ पर रखे थे, ये हमसे कहा था और हर हफ्ते हमें बिल आप पेश करते हैं इन सब खर्चों का। अब जब बुरा वक़्त आ सकता है तो आप तो यहाँ से सब उठा कर ले गए। तो मुझे लग रहा है कि इस वक़्त चीन के आसपास और ताइवान को लेकर एक बड़ी तब्दीली शायद पेश आने जा रही है। उसकी पहली बड़ी निशानी ये है कि ताइवान का बड़ा पॉलिटिकल लीडर को चाइना ने दावत दी और वो 7 दिन, 1 दिन के नहीं 7 दिन के सफ़र के लिए वो चाइना गई है और वो जगह-जगह सफ़र होगा। मुझे लगता है अभी बहुत बड़ी-बड़ी और खबरें वहाँ से आना बाकी हैं। देखिए, ये जंग जो पहले से आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, ये जंग के असरात सिर्फ़ वेस्ट एशिया तक सीमित नहीं रहेंगे। शायद हम उसका परिणाम पॉज़िटिव परिणाम दूसरे इलाकों में भी देख रहे हैं और इसी तरह के पॉज़िटिव परिणाम मुमकिन है कि अब हमारे देश में और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी बड़े-बड़े पैमाने पर नज़र आना शुरू होंगे। मेरी तो यही दुआ है और उम्मीद है और आपके दर्शकों की भी यकीनन यही दुआ होगी। ईरान जाहिर है उससे साल में बिलियन डॉलर या उससे ज्यादा साल में अर्न करेगा, लेकिन दुनिया के उन मुल्कों को जिनके लिए फ्री पैसेज था, फ्री नेविगेशन था, उनके लिए एक पेनल्टी हो गई इस जंग से। देखिए, बहुत अच्छा ये सवाल है और मेरे ख़्याल में यहाँ से ज़हन खोलना बहुत ज़रूरी है। तेल और गैस की कीमत, इसमें कई चीज़ों का किरदार है। जब जैसे इंडिया में मान लीजिए पहुँचा है, एक तेल की शिप पहुँची, गैस की शिप पहुँची, वो जिस कीमत पर आई है, उस कीमत के अंदर कई चीज़ों का किरदार है। सबसे बड़ा किरदार तो ये है कि जो बेचने वाला देश है, सऊदी अरब है, इराक है, जो भी है, उसने किस दाम पर उसे बेचा है। उसके अलावा शिपिंग चार्जेज़ हैं, उसके अलावा शिपिंग के ऊपर इंश्योरेंस चार्जेज़ हैं। ये सारी चीज़ें असरअंदाज़ हैं। अगर ये निज़ाम जो कुल मिलाकर वेस्ट के कंट्रोल में है, देखिए ओपेक, ओपेक प्लस ये एक तरह से जब से पेट्रो डॉलर का सिस्टम बना हाँ, दूसरा उसका हिस्सा ये है कि पेमेंट पेट्रोल डॉलर में ही होना, ये भी उसका हिस्सा है। हम अगर देख रहे हैं कि ईरान और ओमान का इरादा है कि वो यहाँ पर से चुंगी लगाएगा और चार्जेज़ लेगा और ऐसा ही उनका इरादा है और इस इरादे में अब उनको रोक भी नहीं सकता। तो हम क्यों समझ रहे हैं कि बाकी सिस्टम वैसा ही रहेगा और उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा कीमत आएगी? दुनिया जिस तरह तब्दील होने जा रही है, तो पूरा सिस्टम तब्दील होने जा रहा है। ये जो ओपेक में जितना तेल निकलता है, उसकी जो कीमत तय होती है, इनडायरेक्टली वो अमेरिकन डोमिनेशन में होता है। क्यों? क्योंकि उसका बहुत फ़ायदा चाहे शेवरॉन हो, चाहे वो एक्सॉन मोबिल हो या दूसरे जो ये अमेरिकन कंपनीज़ हैं या यूरोपियन रॉयल डच शेल वगैरह को होता है। जब इनकी कमर टूटेगी, ये डोमिनेट करेंगे नहीं, तो मुमकिन है कि सस्ते जो ये जो इनिशियल एग्रीमेंट ही है, वो सस्ते दाम में हो जाए। दूसरा हम्म। इंश्योरेंस में जो इन लोग चार्ज करते हैं, अब जब इंश्योरेंस की कीमत जो जंग की वजह से इतनी बढ़ गई है, वो कम होगी। डॉलर देने पड़ते हैं, भई सारे दुनिया के सारे देश दीवाने हो जाते हैं कि किस तरह डॉलर खरीदें। क्यों? क्योंकि उन्हें तेल और गैस इसी में खरीदना है। जब उन्हें हम्म। इस मजबूरी से आज़ाद कर लिया जाएगा इंशाअल्लाह इस जंग के बाद, तो वो फ़ायदा है। तो कितने दूसरे एतबार से कीमतें गिरने का चांस है, उसमें ये छोटी-मोटी अगर कोई चुंगी आ जाती है, तो वो एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं है। बल्कि हो सकता है एक छोटा-सा पेमेंट हो दूसरे और खर्चों को कम करने के लिए और लास्ट बात मैं यहाँ कह दूँ अजीत जी कि हम हिंदुस्तानियों के लिए तो एक खुला ऑफ़र है आज से 30 साल हो गए उससे ज़्यादा हो गए ईरान की जानिब से, कि जब ईरान ने कहा कि आपको जितनी एनर्जी की ज़रूरत है, आप हमारी गैस लीजिए। हमारे पास दुनिया की सबसे ज़्यादा गैस है, ईरान कहता है। आप हमारी गैस लीजिए, हम गैस की पाइपलाइन बना के आपको देना चाहते हैं। जब गैस की पाइपलाइन आएगी, तो आपकी एक तो ऑयल की डिमांड जो है कम हो जाएगी। दूसरी बात, ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ है, ना चुंगी है, ना फलाँ है, ना ढमका है, कुछ नहीं है। ये 1994-95 का आइडिया है कि जिसको हम्म। 10 साल तक परस्यू किया गया। आखिर इंडिया के पॉलिटिकल एलीट ने मैं किसी एक व्यक्ति, एक पार्टी को यहाँ निशाना नहीं बनाना चाह रहा। इंडिया के पॉलिटिकल एलीट ने एक फैसला लिया और वो क्या है कि हमें अमेरिका की दोस्ती ज़्यादा महबूब और अज़ीज़ है और अपने देश का हित जो इस गैस पाइपलाइन से हमें हासिल हो रहा है, उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है। और इंडिया ने इस एग्रीमेंट से मुँह फेरा। ईरान ने कहा हम पाइपलाइन लाकर बनाकर अपने बॉर्डर तक बनाकर रख रहे हैं। जिस दिन आप अपना इरादा बदलेंगे, ये पाइपलाइन यहाँ रेडी है, बाकी काम इसको कंटिन्यू करना आपके देश तक उस वक़्त अंजाम पा सकेगा। शायद उसका वक़्त आ गया है, 20 साल का बीच में गैप हो गया इस प्रोजेक्ट में, मुमकिन है उसको रिवाइव करने का वक़्त आ गया हो। चलिए, क्लोज करने से पहले बता दूं कि अभी अभी राष्ट्रपति ट्रंप ने
ट्रुथ सोशल पर लिखा है, उसके हिंदी तर्जुमा मैं बता दूं, उससे पहले बता दूं कि ब्लॉकेड शुरू होने की खबरें आ रही है अल जजीरा के हवाले से। ट्रंप ने जो लिखा है उसका हिंदी तर्जुमा यह है कि ईरान की नौसेना समुद्र में पूरी तरह से तबाह हो चुकी, उनके 158 जहाज को हमने तबाह कर दिया, उनके कुछ छोटे फास्ट अटैक जहाजों को निशाना नहीं बनाया क्योंकि हमें ज्यादा खतरनाक नहीं लगे, और उसके साथ एक चेतावनी है कि इनमें से कोई भी जहाज हमारी ब्लॉकेड के पास आया तो उसे तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। इसके लिए वही तरीका अपनाया जाएगा जो हम समुद्र में नावों पर ड्रग तस्करों के खिलाफ करते हैं, बहुत तेज और बेहद सख्त कार्रवाई होती है। इस तरह से एक चेतावनी दे दी है कि हमने ब्लॉकेड शुरू कर दिया है। ईरान की तरफ से अगर कोई छोटा जहाज, टॉर्पीडो बोट्स की बात आती है, कुछ भी आया तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। ये अभी लास्ट आ चुका है ट्रंप की तरफ से। क्लोजिंग रिमार्क। देखिए, ट्रम्प साहब की रिमार्क पर कोई भी टिप्पणी करना तो मेरे ख्याल में कोई भी अक्लमंद आदमी ये करना पसंद नहीं करेगा। तो बस मैं यही कह सकता हूँ कि ये लड़ाई अपने अंतिम चरण के नज़दीक जा रही है और ट्रेंड कायम हो चुका है और मैदान में तय होगा और सबकी उम्मीद है कि जो मज़लूम है इस जंग में, जो सिद्धांतों के मुताबिक जो है इस जंग को लड़ रहे हैं, उनकी जीत होगी उन लोगों के ऊपर जो पूरी इंसानियत पर ज़ुल्म करते आए हैं और अभी भी इंसानियत को खतरे में डाल रहे हैं। कह रहे थे कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ खोलना है, अब अचानक कह रहे हैं हम उसको बंद करके रखेंगे। दुनिया को निजात चाहिए ऐसे लोगों से। दुनिया को चाहिए कि वो सुकून से, अमन और अमान और बरादरी से अपनी ज़िंदगी गुज़ार सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकिब जैदी साहब। हम तो दुआ करेंगे कि जंग भी खत्म हो और ये जो तनातनी का माहौल है ये भी खत्म हो, दुनिया अमन चैन के रास्ते पर जाए। लेकिन देखते हैं वो रास्ता जो 28 फरवरी के पहले था, वो वहां जहां 28 फरवरी के पहले एक अमन चैन जैसा माहौल था, वो कब वापस लौटता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आदाब। आदाब, बहुत-बहुत शुक्रिया।